गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। एक्सपेंशन का मतलब बढ़ा हुआ, ठीक है। ब्रिटिश पावर इंडिया में कैसे कैसे बढ़ा। तो 17th और 18th सेंचुरीज के दौरान एक कंपटीशन छिड़ गया यूरोपियन कंट्रीज़ में मेरी टाइम ट्रेड की। तो अब जो है बहुत सारा मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज मतलब इसका फॉर्मेशन हुआ कि वो व्यापार करें, जिसका एम था केवल एक कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाएं, प्रॉफिट कमाएं। तो इन्होंने गुड्स खरीदा चीपर रेट पर और बेचा इसको हाई रेट पर। अब इंजॉय करते थे, सपोर्ट अपने अपने गवर्नमेंट का मिलता था। तो मर्केंटिलिज्म जो था इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा राइवलरी छेड़ दिया, प्रतिद्वंदिता छेड़ दिया अलग अलग कंट्रीज़ में, जिसका परिणाम हुआ वॉर्स होने लगा, युद्ध होने लगा लैंड और सी में। इंडिया में डच, पोर्टुगीज़, फ्रेंच और इंडियन वो सारे मतलब कि राइवल बन गए। इंग्लिश उभरा मतलब विक्टोरियस के रूप में, इसकी जीत हुई क्योंकि ये सी रूट में सुपर था, इसकी सुप्रीमेसी थी, सर्वोच्चता थी। तो सबसे पहले देखेंगे कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में कैसे पहुंचा। तो पोर्टुगीज़ पहला यूरोपियंस था कि अराइव किया और सेटअप किया एक ट्रेडिंग बेस इंडिया में। ये सबसे पहले पहुंचने वाला था, पोर्टुगीज़ यानी पोर्टुगल के रहने वाले। इन्होंने कई ट्रेडिंग सेटलमेंट मतलब स्टैब्लिश कर लिया, जैसे गोवा, डामन, डीयू, साल्सेट बेसिन और सेंथोम चेन्नई के निकट। डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मेशन हुआ 1602 में और इन्होंने इस्टेब्लिश किया ट्रेडिंग सेंटर सूरत, कोचिन, पुलिकट, नागापट्टनम, मसूलीपट्टनम और चिंसुरा में। फ्रेंच लास्ट यूरोपियन पावर था कि वो एंटर किया इंडिया। इन्होंने सेटअप किया ट्रेडिंग सेंटर सूरत, मसूलीपट्टनम, माही और चंदन नागौर में। इन्होंने पौंडीचेरी को अपना कैपिटल बना लिया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मेशन हुआ 1600 में। एक चार्टर साइन किया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने और उनको परमिशन लिया था ट्रेड इंडिया के साथ में करेंगे और बदले में उसका मतलब प्रॉफिट का कुछ शेयर इंडिया को देंगे। फिर इंग्लिश ट्रेड सेटलमेंट इंडिया में आया। तो इंडिया में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश किया ट्रेड सेटलमेंट्स, जो कि कहलाया फैक्ट्रीज। तो अनलाइक मॉडर्न फैक्ट्रीज, कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं होता था इन फैक्ट्रीज में, बल्कि ये वेल प्रोटेक्टेड गोडाउन में था जहां इनके सामानों को स्टोर किया जाता था। ब्रिटिश ने सेटअप किया अपना पहला फैक्ट्री सूरत में 1612 में। 1615 में सर टॉमस रॉय वो जहांगीर के दरबार में आया और उसने हासिल किया ट्रेड कॉन्सेशन अपनी कंपनी के लिए। अब इनके पास एक्सटर्नल ट्रेड होने लगा बिना कस्टम ड्यूटी पे किए। इन्होंने एक फैक्ट्री सेटअप किया बंगाल में हुगली रिवर के नज़दीक और उसका नाम दिया फोर्ट विलियम। ब्रिटिश ने सेटअप किया इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज जैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट डेविड मद्रास में। अब ट्रेड के लिए वॉर होने लगा, ठीक है। अब इतना सारा जो मतलब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी आ गया तो सबके बीच में वॉर छिड़ गया। तो हर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वो इंटरेस्टेड था एक ही जैसा सामान खरीदने में, जैसे कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस, मसाला। इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदिता छिड़ गया। परिणाम क्या हुआ, भयानक मुठभेड़ होने लगा जो कि ट्रेड वॉर के नाम से जाना गया। इन्होंने क्या किया, रास्ता को ब्लॉक करना शुरू किया, राइवल शिप्स को डुबाना शुरू किया और रोका, हर एक को रोकता था कि वो सामान को लोड नहीं करेगा। इन्होंने स्टार्ट भी कर लिया फोर्टिफिकेशन, जहाँ उनका ट्रेडिंग पोस्ट होता था वहाँ किलाबंदी कर लिया। धीरे धीरे क्या हुआ, डच पावर इंडिया में ख़त्म हो गया और पोर्टुगीज़ जो है वह केवल गोवा, डीयू और डामन में रह गए, वही उनके कंट्रोल में रहा। केवल पावर जो था, जिसके टफ मतलब विरोध करता था ब्रिटिशर्स का, वो था फ्रेंच। यहाँ एक ट्रेडिशनल एंग्लो फ्रेंच राइवलरी हो गया यूरोप में, जो कि इंडिया में भी हुआ जब उनका ट्रेड इंटरेस्ट जो है टकराव होने लगा इंडिया में। यहाँ पर 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हुआ जो कि कर्नाटक वॉर के नाम से फेमस है। ये लड़ाइयाँ लड़ी गई 1746 से और 1763 के बीच में, ताकि दबदबा हो हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर पर। पहला और तीसरा कर्नाटक वॉर्स वह मतलब कि छिड़ा क्योंकि पावर्स जो है वह क्लैश हो गया यूरोप में। दूसरा कर्नाटक वॉर परिणाम था ब्रिटिश का
और फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट था लोकल पॉलिटिक्स जो था स्टेट ऑफ हैदराबाद और उसका प्रोविंस जो था कर्नाटक का। ब्रिटिश ने क्या किया, फ्रेंच को हराया। फाइनली फ्रेंच के पास केवल पौंडीचेरी और चंदर नागौर रह गया उनके अंडर में। ब्रिटिश वह विजयी हो गया, वो घोषित हो गया। अब वो मेन यूरोपियन पावर बन गया इंडिया का। तो अब तो जब जो है उसने दूर किया अपने सारे फॉरेन प्रतिद्वंदियों को, अब ब्रिटिश मुड़ा अपना ध्यान उसने बंगाल की ओर लगाया। अब बंगाल में कन्फ्लिक्ट हो रहा था, तकरार हो रहा था, मुठभेड़ हो रहा था। तो प्रोविंस जो था बंगाल का, जिसमें प्रेजेंट डे बिहार, झारखंड और उड़ीसा है, ये मतलब इतना बड़ा था बंगाल। प्रोविंस मतलब कि राज्य जो था काफ़ी रिच था और टेक्सटाइल यानी कपड़े और सिल्क के लिए, सूती कपड़े के लिए काफ़ी फेमस था। मुग़ल शासक औरंगजेब ने ब्रिटिश को ग्रांट कर दिया कि वो लोग ट्रेड ड्यूटी फ्री करें बंगाल में। कंपनी के ऑफिसर्स ने स्टार्ट किया प्राइवेट ट्रेड बिना ड्यूटी पे किए, जो कि बंगाल के प्रोविंस के खजाने के लिए अच्छा नहीं था। इन्होंने ये भी स्टार्ट किया फोर्टिफिकेशन और यहाँ तक कॉइन्स को भी मिंट करना शुरू कर दिया। गवर्नर बंगाल के मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला जो था वो लगातार कन्फ्लिक्ट में थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। इसी दौरान क्या हुआ कि पलासी की लड़ाई हो गई 1757 में। तो उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और उसने कोशिश की कि उसका जो पावर था उसको वो पाले। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि वो ट्रेड ड्यूटीज़ पे करे और उसने स्टॉप करे कि वो कहीं किलाबंदी नहीं करेगा। अब चूँकि इंग्लिश ने रिफ्यूज़ कर दिया इसको बहुत ज़्यादा, अब गुस्सा होकर सिराजुद्दौला वो चला गया कलकत्ता और फोर्ट विलियम को उसने हासिल कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त कमांडर था ब्रिटिश सैनिकों का, उसको भेजा गया कलकत्ता मद्रास से। वॉर स्टार्ट हुआ 23 जून 1757 को पलासी के फील्ड में, मैदान में। क्लाइव जो है कॉन्स्पायर किया, मीर जाफर के साथ षड्यंत्र रच लिया। कमांडर इन चीफ सिराजुद्दौला आर्मी का, ये मीर जाफर जो था इसका कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का। क्लाइव ने वादा किया कि मीर जाफर को वो नया नवाब बना देगा अगर वो उसका युद्ध में मदद करेगा। नवाब का आर्मी मीर जाफर के अंडर में, उसने शस्त्र उठाया नहीं ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ। नवाब हार गया और वो वहाँ से भाग गया। ब्रिटिश ने उसको पकड़ लिया और उसको मार दिया। तो जब ये पलासी के युद्ध के बाद इंग्लिश जो है वह बंगाल का मालिक बन गया। ब्रिटिश ने वहाँ फाउंडेशन रखा इंग्लिश रूल का इंडिया में, यहीं से स्टार्ट हो गया। मीर जाफर नया नवाब बंगाल का कठपुतली बन गया क्लाइव के हाथों में। कंपनी ने के ऑफिसर्स ने वो जो धन था, जो कि मतलब वेल्थ था बंगाल का, पानी की तरह बहा दिया और वहाँ पर करप्शन जो है, भ्रष्टाचार, वह फैलने लगा। कंपनी को राज्य भी मिला 24 परगना का नवाब से, और इस तरह बंगाल उसके पूरे अंडर में आ गया, ब्रिटिश के अंडर में। आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।